तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आज क्रिकेट एक्सपर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा मैच है वो इंदौर में खेला जाना है 1 मार्च से। अभी भी थोड़ा वक्त है, दोनों टीम बहुत जल्द इंदौर पहुंच करके कुछ प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगी। उससे पहले दोनों टीम के बीच की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मुश्किल समय गुजर रहा है, क्योंकि उनके बहुत से सारे जो प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए हैं, वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। मुझे थोड़ा क्लियर इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे प्लेयर एक साथ इंजर्ड हो जाना, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है इसमें माइंड गेम खेल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है हाँ प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी भी अपने प्लेयर को एक्सपोज नहीं करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़े इवेंट को इंपॉर्टेंस बहुत देता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी प्लेयर इंजर्ड हुए हैं उनको उन्होंने इमीडिएट तुरंत बैक टू ऑस्ट्रेलिया बुला लिया है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जस्ट इस सीरीज़ के बाद उनके कोई खास मैच है नहीं, और तुरंत इसके बाद इंडिया में आईपीएल होना है। आईपीएल के बाद तुरंत इमीडिएट जून में आपका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो शेड्यूल है एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया में, उनकी होम कंडीशन में है। तो उन्होंने मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया है क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये फैसला लिया गया होगा। उनके जो थोड़ा बहुत भी इंजरी प्लेयर में हुई है, कई बार क्या होता है कि प्लेयर इंजरी हो जाती है, लेकिन आप अगर देश की तरह आपको देश को लीड कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी कैपेबल होते हैं, क्योंकि कोई भी सीरीज हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किसी भी तरीके से आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। लेकिन ये फैसला मुझे नहीं लगता ये इंडिविजुअल प्लेयर का होगा, ये फैसला कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड का ही होगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का होगा। क्योंकि थोड़ा जितने भी प्लेयर उनके इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने पूरे के पूरे प्लेयर 6 से 7 प्लेयर की लिस्ट है, मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने पूरे प्लेयर को बैक टू ऑस्ट्रेलिया वापस बुला लिया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जून में जो गेम है ऑस्ट्रेलिया का वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ ही होना है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सेकेंड पोजीशन पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी अभी भी फर्स्ट पोजीशन में बना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इक्वेशन निकल के आ रही है आईसीसी की तरफ से, अभी भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो 2 मैच ऑलरेडी बचे हुए हैं, एक और इंदौर टेस्ट मैच का और एक अहमदाबाद में जो खेला जाना है चौथा टेस्ट मैच, इन दोनों टेस्ट मैच है। और अभी जो नीचे बैक टू तीसरे और चौथे नंबर पे जो टीम लगी हुई है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, तो अभी भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी पोजीशन एकदम क्लियर नहीं है कि आप ये डिसाइड कर लें कि ऑस्ट्रेलिया ही पहुंच गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में या इंडिया ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में निकल गया है। क्योंकि अभी भी कुछ भी रिजल्ट पॉसिबल है। पॉसिबल मैं इस लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी 2 मैच बाकी हैं। श्रीलंका की भी पॉसिबिलिटी है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की, वो किस तरीके से पॉसिबल मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी अगर जो करंट पोजीशन देखेंगे आईसीसी के अकॉर्डिंग, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट और सेकंड पे बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे और इंडिया सेकंड पे है। इंडिया ऑलरेडी 2 मैच जीत चुका है और इंडिया के अभी 2 मैच बाकी हैं। अगर इंडिया 2 मैच अपनी जीत लेता है तो ऑब्वियसली इंडिया से फर्स्ट पोजीशन में पहुँच जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच हार गया तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए ये क्लियर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया भी सेकेंड पोजीशन पे बना रह करके फाइनल में पहुंच जाएगा। उसमें भी अभी जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में जो सीरीज अभी खेली जानी है वो न्यूजीलैंड में ही है। हालांकि अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है। आज जो सेकेंड डे का टेस्ट मैच हुआ था वेलिंगटन में, इंग्लैंड का टूर है, इंग्लैंड गई हुई है न्यूजीलैंड। लेकिन इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद तुरंत श्रीलंका को न्यूजीलैंड जाना है। वहाँ पे 2 मैचों की आई थिंक सीरीज है, तो डिपेंड करेगा कि उस सीरीज का जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है। तो जो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया अगर दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट मैच हार जाती है, उसके बाद अगर श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में आना है, ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाना है, तो उसको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसको दोनों मैच जीतने होंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में दोनों मैच जीतने होंगे, जो कि बहुत ही टफ सिचुएशन लग रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच दोनों मैच जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पहले नंबर पे चला गया। अगर इंडिया दोनों मैच हार गया, उसके बाद भी अगर श्रीलंका दोनों मैच न्यूजीलैंड को हरा देता है तो भी इंडिया को भी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर रैंकिंग के अकॉर्डिंगली देखा जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी देख रही है कि श्रीलंका को न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन क्रिकेट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। स्किल का गेम होता है, आप ऑन द गिवन डे क्या परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, आप कैसा स्किल दिखाते हैं।
वो सब डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी जो पोजीशन निकल के आ रही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट पॉसिबिलिटी जो निकल के आ रही है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन देखते हैं कि जो दूसरा टेस्ट मैच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, वो कैसे इंडिया आगे लेकर के जाता है। हालांकि उम्मीद यही लगा दे रही कि इंडिया 4-0 ही क्लीन स्वीप ही करेगा, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस पिछले 2 टेस्ट मैच में निकल के आया, तो किसी भी एंगल से ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपडेट्स हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सारे प्लेयर्स को वापस ऑस्ट्रेलिया बुला लिया है। उनको पता है कि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आगे शुरू होने वाला है। अगर इन प्लेयरों को इस सीरीज़ में खिलाया जाएगा कंटिन्यू, तो इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मुश्किल इन द सेंस क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में आपको अच्छे खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े टेस्ट मैच में आप नहीं एक्सक्यूज कर सकते हैं। आपको बड़े खिलाड़ियों को एक सेफ में रखना पड़ेगा। इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो अच्छे प्लेयर थे, जो उनके थोड़ा बहुत इंजरी भी हो गई थी, मेजर इंजरी भी हो गई थी, उनको बैक टू ऑस्ट्रेलिया बुला लिया और वापस से उनको रिहैब में डाल दिया है कि बड़े इवेंट तक सारे के सारे खिलाड़ी उनके फिट हो जाएँ और उनके जो बड़ा इवेंट है उसमें उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रही, लेकिन भारत की तरफ से भी अभी भी कई सारी समस्याएं बनी हुई हैं। भारत की तरफ से जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है उनके रन नहीं निकल रहे हैं। भारत के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अभी भी 2 मैच हालांकि भारत जीत चुका है, उनके जो रिजल्ट हैं भारत के फेवर में रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। आप चाहे केएल राहुल की फॉर्म को लेकर देख लीजिए या विराट कोहली की बैटिंग को लेकर देख लीजिए। लास्ट 3 ईयर से विराट कोहली की बैट से आपको सेंचुरी देखने को नहीं मिली है। हालांकि विराट कोहली का आज एक इंटरव्यू देखने को मिला था, उसमें कई सारे उन्होंने खुलासे किए हैं। विराट कोहली ने अपनी कैप्टेंसी को लेकर के काफ़ी खुलासे किए हैं कि जब उनका जो कैप्टेंसी का दौर चल रहा था उसमें उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। इसके बावजूद भी मतलब लोग उन्हें एक फेलिट कप्तान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो हार का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2 जो T20 वर्ल्ड कप है, एक तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, दूसरा सेकंड में सेमीफाइनल और फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी टीम, उसमें बाहर हो गए थे। और 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार मिली थी। तो ओवरऑल अगर उनकी कैप्टेंसी को लेकर उन्होंने बताया कि ये ठीक बात है कि कोई आईसीसी का जो बड़ा इवेंट है वो मैं नहीं अपनी टीम को जीत दिला पाया, लेकिन बहुत से ऐसे ओकेजन रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से ही टीम इंडिया वहाँ तक पहुँची, जैसे कि आपका फाइनल खेलना हो गया या सेमीफाइनल तक जाना हो गया। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता तो आप उस स्टेज तक ही नहीं जा पाते। उन्होंने अपने आप को कहा है कि मेरा क्रिकेट में एक अच्छा समय भी चल रहा था, उसको मैंने बहुत इंजॉय किया, लेकिन क्रिकेट में आपके फेज भी आते हैं, आपको बैड पैचेस भी आते हैं। तो उन्होंने अपने एक बैड पैचेस के बारे में भी साझा किया था कि उनका जो क्रिकेट में बैड पैचेस आया था। उन्होंने अपने एक 2012 या 13 का उन्होंने डिस्कशन किया था, जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी इंडियन टीम। उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट खुल कर के बात बोली थी कि जो पर्थ में जो टेस्ट मैच खेला जाना था, कि उन्होंने कहा था कि वो जो तीसरा टेस्ट मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पर्थ टेस्ट मैच में मैं रन नहीं बनाऊंगा तो हो सकता मुझे चौथे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाए। कह रहा उस टेस्ट मैच में जब रन बनाकर जो मेरा वहाँ से एक जो मोमेंटम मुझे मिला टेस्ट क्रिकेट में, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मेरे कैरियर के लिहाज से भी और टीम के लिहाज से भी। और भी सारे कई उन्होंने बात बताएं। फैमिली को लेकर के बात करी कि उनके जो थ्रू आउट द कैरियर है उनमें उनका फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनकी वाइफ का अनुष्का शर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया, जिस तरीके से असिस्ट किया है थ्रू आउट द कैरियर, उसका बहुत ही मेजर रोल रहा है उनके कैरियर में। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने सबसे बड़ा जो खुलासा ये किया है कि इस बैट पैचेस में विराट कोहली के जो बैट पैचेस चला था उनके रन नहीं निकल रहे थे, तो इस सिचुएशन में उन्होंने टीम इंडिया के किसी भी प्लेयर ने आकर के बात नहीं की, ना ही उनको कंसोलेशन दिया, ना ही उनको भरोसा दिलाया कि ठीक है कोई बात नहीं है, बैट पैच चल रहा है, हर खिलाड़ी का चलता है, लेकिन इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कि वो महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस बैट पैचेस में उनका बहुत ही साथ दिया, और उन्होंने शुक्रगुजार भी किया कि वो एक बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत ही अच्छे मतलब सहयोगी हैं।
क्रिकेट में एकमात्र वही ऐसे बैट्समैन थे जो उन्होंने उनको मतलब अच्छी सलाह दी थी। कहीं ना कहीं उस सलाह का उनके मेंटली और फ़र्क ज़रूर पड़ा था। कोई भी किसी भी प्लेयर के लिए हो, जब कोई इतना बड़ा प्लेयर आपको आकर सपोर्ट करता है, आपको मतलब एक डिटर्मिनेशन देता है, आपको साहस देता है आपके गेम को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या विराट कोहली ने ये बताया कि मुझे काफ़ी चेंज हुआ और मुझे आगे क्रिकेट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट खुद को देखने को मिली। यही सब बातों को लेकर विराट कोहली का एक जो आज बयान आया था उस पर बात हुई थी। लेकिन आगे बात करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच है उसको लेकर के, कि दूसरी जो बयानबाजी चल रही कि केएल राहुल को फॉर्म को लेकर चल रही, क्योंकि केएल राहुल को लगातार 2 मैच में इंडिया ने मौका दिया है और इंडिया को अभी भी समझना होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। ठीक है, किसी भी खिलाड़ी को बैक करना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी खिलाड़ी को बैक करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आपके पास इस टेस्ट सीरीज़ के पास आपको बहुत सारा वक्त, इस टेस्ट सीरीज़ के पास आपको सीधे आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद आपको सीधे आईपीएल में जाना है। आईपीएल के बाद मुझे लगता है आईपीएल के 1 हफ्ते बाद ही आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। मतलब आपको ब्रेक लेने का भी समय नहीं है। मुझे तो अब एक्चुअली में क्या है ना, आजकल T20 क्रिकेट इन सब खिलाड़ियों पे इतनी हावी हो गई है कि इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि कई प्लेयर जो टेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के, उनको थोड़ा आईपीएल में कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल का जो शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है। आपको इमीडिएट मैच पे मैच और क्या वन वेन्यू से दूसरे वेन्यू पे आपको ट्रैवल इतना करना पड़ता है, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है क्रिकेट खेलना भी, ट्रैवल करना भी, और आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना। तो कई चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर टीम इंडिया को जैसे टेस्ट प्लेयर हैं उनको मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीसीसीआई को थोड़ा इस पर गौर करना चाहिए। अपने जो टेस्ट प्लेयर हैं उनको थोड़ा बचा करके रखना चाहिए, एकदम से एक्सपोज नहीं कर देना चाहिए टेस्ट क्रिकेट T20 में। ठीक है, जो प्लेयर ऑलरेडी स्क्वाड में नहीं है उन लोगों को T20 में खेलने दें। T20 खेलें, आईपीएल खेलें, इससे ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी फिटनेस और अपना जो वर्कलोड है उसको भी मेंटेन करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड हुए, उसके बाद उन्होंने अपने किसी भी प्लेयर पर ये प्रेशर नहीं क्रिएट होने दिया कि आप ज़बरदस्ती मैच खेलें, आप फिट नहीं हैं तो आप वापस आइए, रिहैब कीजिए, आप अगले बड़े इवेंट के लिए आप दोबारा से अपनी ट्रेनिंग करें, फिटनेस पे वर्क आउट करें, अपनी जो इंजरी है उसको रिप्लेस करें। तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में एक बड़े इवेंट को लेकर के एक माइंडसेट बना हुआ है पॉजिटिव, कि उनको बड़े मैच में टैकल कैसे करना है। लेकिन इंडिया की तरफ से भी पूरा एक सिस्टम है, इंडिया का भी एक पूरा एजेंडा तैयार होगा, पूरा प्लान कि उनको कैसे आगे लेकर के जाना है। अभी तो 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, इसके बाद जो ओडीआई सीरीज़ है उस ओडीआई सीरीज़ खेली जानी है। लेकिन अभी जो इंडिया की सिचुएशन है कि उसमें केएल राहुल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ही मेजर कंसर्न बना हुआ है, इनके बल्लों से रन नहीं निकल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि भले जो इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है, जो ऑलराउंडर है, उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वजह से जो टीम है वो टॉप पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एहसास है कि जिस दिन अगर लोअर ऑर्डर अगर भारत के लिए रन नहीं बनाएगा तो भारत के लिए भी अभी मुश्किल हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया उस लिहाज से भी अपना पूरा प्रिपरेशन पे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का माइंड में चल रहा है, उसको लेकर के वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से जो अगर विराट कोहली की भी बात करें, लोग बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारी जो चर्चाएं वो सिर्फ केएल राहुल को लेकर चल रही हैं। भाई केएल राहुल अकेले थोड़ी ना टीम इंडिया को लीड करें, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऊपर से रन बनाएं। ठीक है, उनका बुरा दौर चल रहा है तो सिर्फ बात आपको उन्हीं की नहीं करनी चाहिए, आपको और भी प्लेयर हैं। चेतेश्वर पुजारा के बैट से रन नहीं निकल रहे हैं और विराट कोहली के बल्लेबाज से रन नहीं निकल रहे हैं। आप नीचे और आकर देखेंगे केएस भरत हैं, अभी भी वो, हालांकि उनको अभी ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है इंडिया के लिए टॉप ऑर्डर, जो कि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में टॉप ऑर्डर का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम होता है। अगर आप ऊपर से आकर के रन नहीं बनाएंगे तो टीम इंडिया, कोई भी टीम हो, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना, टीम के लिए आगे लेकर के जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि अगर आप इनिशियल में आकर के आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो नीचे आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत आसान हो जाता है, इवन बॉलर्स के लिए भी आसान हो जाता है। अगर आप बोर्ड पे अच्छे खासे रन लगा देते हैं तो उनको डिफेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है, उनका जो मनोबल है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, उससे उनकी गेंदबाजी में दिखता है। तो ओवरऑल अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो केएल राहुल तो मेजर कंसर्न है। बहुत लोग कयास ये लगा रहे हैं कि केएल राहुल को कितने मौके दिए जाएंगे। केएल राहुल को ऑलरेडी 2 मौके दिए जा चुके हैं पिछले 9 इनिंग से उनके जो रन है वो निकल नहीं रहे हैं। और जो सबसे जो मेन बात निकल के आ रही है कि उनका जो इनफॉर्म बैट्समैन है वो डग आउट पे बैठा हुआ है। शुभमन गिल को लेकर बहुत बड़ी चर्चा पे हैं कि आप अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं निकल रहा तो आप कम से कम शुभमन गिल को ही मौका दिया जाए। शुभमन गिल ऑलरेडी इनफॉर्म बैट्समैन है, टेस्ट मैच भी ऑलरेडी डेब्यूट कर चुके हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस इस समय जिस लेवल पे है, अगर इस सिचुएशन में उनको नहीं खिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऐसा ना हो, मनोबल डाउन हो जाए, उनको इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद टीम में जगह नहीं मिल रही। चलो ठीक है, अगर अगला खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर इस वजह से आप उनको टीम में मौका नहीं मिल रहा है तो वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि अगला प्लेयर को आप कंट्रीब्यूशन देने के बाद तो उसको आप बैठा नहीं सकते हैं। लेकिन अगला खिलाड़ी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी आप मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों ने कमेंट किया था, ट्वीट भी किया था, जैसे वेंकटेश प्रसाद हो गए, आकाश चोपड़ा हो गए, आपस में मतलब लगे हुए थे कि केएल राहुल को लेकर इतना। कई लोग डिफेंस भी कर रहे हैं, केएल राहुल को बचाव में भी कर रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से तो फुल सपोर्ट मिल रहा है, वो कोच राहुल द्रविड़ की बात करें या कैप्टन रोहित शर्मा की बात करें, फुल सपोर्ट टीम इंडिया से मिल रहा है केएल राहुल को। लेकिन जब से ये जो टीम इंडिया का जो ओडीआई स्क्वाड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिलीज आया है बीसीसीआई की तरफ से, तो पूरा अनुमान यही लगाया जा रहा है, क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है ओडीआई टीम का, उसमें केएल राहुल की जो वाइस कैप्टेंसी वो छीन ली गई है। तो इससे पूरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो टीम मैनेजमेंट है केएल राहुल को थोड़ा सा उसको कम कंसीडर कर रही है। क्योंकि अभी जो फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट मैच में क्या था कि जो प्लेइंग 11 को लेकर कयास लगाए जा रहे थे तो उसमें क्या था, केएल राहुल वाइस कैप्टन थे। चूँकि वाइस कैप्टन थे तो उनका जाहिर सी बात है कि आप वाइस कैप्टन को प्लेइंग 11 में तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए शुभमन गिल को मौका नहीं मिला। हालांकि उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी, इसलिए जो बीसीसीआई ने जो तीसरा और चौथा टेस्ट मैच है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को, उनकी फॉर्म को लेकर कर ध्यान में रख करके ही ये डिसीजन लिया है कि उनको वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया है क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टेंसी भी दे देते हैं, उसके बाद प्लेयर को आप बैठा देते हैं, तो थोड़ा सा टीम के लिए अच्छी बात नहीं रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा ही आप अगर बैठा देंगे तो वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं टीम में रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप उन्हें इसलिए इन सब चीज़, उनकी फॉर्म को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि वाइस कैप्टेंसी छोड़ दी जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है टीम मैनेजमेंट की तरफ से तो हो सकता है केएल राहुल को ड्रॉप भी करना पड़े। इस लिहाज से भी उन्होंने तीसरे और जो चौथा टेस्ट मैच है उनकी वाइस कैप्टेंसी ले ली गई है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि जो वाइस कैप्टेंसी है अगर केएल राहुल से ले ली गई है तो वो वाइस कैप्टेंसी का जो पदभार है वो किसको दिया जाएगा। कई चर्चे नाम में आ रहे हैं कुछ लोग रविंद्र जडेजा का भी नाम आ रहा है और अदर प्लेयर हैं, चेतेश्वर पुजारा का भी है और कई यंग टैलेंट हैं, उनका आर अश्विन का भी है और कई सारे नाम आ रहे हैं कि इनको वाइस कैप्टेंसी दे दी जाए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। आपकी क्या राय है इस पर? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके कि वाइस कैप्टन किसको होना चाहिए तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में। उसके बाद जो इंडिया ने ओडीआई टीम स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें टीम में का जो पहला मैच वो रोहित शर्मा तो कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से कुछ उनका फैमिली रीजन है, इस वजह से पहला टेस्ट ओडीआई मैच वो खेल नहीं रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच से टीम में शामिल होंगे। तो पहले टेस्ट मैच में का जो कैप्टेंसी है वो हार्दिक पांड्या को दी गई है। ये तो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईपीएल का शेड्यूल भी अनाउंसमेंट कर दिया है बीसीसीआई की तरफ से, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 31 मार्च से जो आईपीएल का जो स्टार्टिंग मैच है, जो फर्स्ट मैच है वो शुरू होने जा रहा है। पूरा अभी तक जो प्ले ऑफ से पहले का जो शेड्यूल है वो पूरा आईपीएल की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 31 मार्च को जो पहला गेम है वो गुजरात टाइटंस, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है लास्ट टाइम की, हार्दिक पांड्या जो कैप्टन है गुजरात टाइटंस के, और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है, जो कि एमएसडी लीड कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी।
मुझे लगता है ये बड़ा इवेंट होगा काफ़ी, इस लिहाज से भी क्योंकि बहुत सारे अनुमान ये लगाए रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का हो सकता है ये लास्ट IPL हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी संन्यास ले चुके हैं और भी कोई फॉरेन कंट्री में कोई लीग वगैरह भी नहीं खेलते हैं, सिर्फ वो IPL में ही खेलते हैं, नज़र आए होंगे आपको, काफ़ी समय से आपने देखा होगा। लेकिन इस लिहाज से भी ये बहुत पूरा इवेंट जो IPL का इस बार है मुझे लगता है बहुत ग्रांड होने वाला है, क्योंकि जो सिर्फ उसकी वजह एक ही खिलाड़ी है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि आप जितना भी वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट फैंस फॉलोइंग देखी जाए तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की जो क्रिकेट फैन फॉलोइंग है, सोचो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी अभी महेंद्र सिंह धोनी इतने पॉपुलर हैं। IPL में लोग उन्हें इतना देखने के लिए बेताब रहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग देखें, महेंद्र सिंह धोनी कब खेलें, मतलब लोगों को इतना क्रेज़ है लोगों में। मुझे लगता है कि स्पॉन्सर और जो टीम मैनेज जो BCCI है उन्होंने फैसला इसी को लेकर के लिया होगा। जो पहला टेस्ट मैच है, जो बिगनिंग टेस्ट मैच है, वो चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच रखा गया है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बहुत ही क्रूशियल मैच होने वाला है। इस साल का ओवरऑल जो IPL है बहुत ही अलग अलग, इस बार का जो शेड्यूल जारी हुआ है अलग अलग स्टेज में, ग्रुप A ग्रुप B में डिवाइड हुआ है और बहुत सारे मैच हैं। 12 वेन्यू सिलेक्ट किए गए हैं ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, अलग अलग वेन्यू पर मैच होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मई 28 मई को फाइनल खेला जाना है मई में, और मई के जस्ट कुछ एक हफ्ते बाद ही मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के नज़र में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी बहुत ही मेजर कंसर्न होगा इंडिया के लिहाज से। तो इंडिया की जो प्रिपरेशन है मुझे लगता है कि IPL खेलने पर भी काफ़ी उनको मदद मिलेगी। लेकिन IPL और टेस्ट दोनों बहुत ही अलग गेम है, थोड़ा सा बहुत अलग लेवल की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। लेकिन आपको पता है कि IPL इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस लीग है, पूरे देश के खिलाड़ी एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, पूरा वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी इंडिया में आता है। आप केवल प्लेयर ही नहीं, आप देख लीजिए कोचिंग स्टाफ देख लीजिए, जो बड़े बड़े पूर्व क्रिकेटर हैं वो लोग भी यहाँ पर मेंटर और कोच एज कोच के रूप में अपना जॉब परफॉर्म करते हैं। तो ये तो रही IPL की बात। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है। न्यूजीलैंड बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है क्योंकि उनका होम सीरीज चल रही है। इंडिया का वो इंग्लैंड टूर न्यूजीलैंड गया हुआ है और जो न्यूजीलैंड की बैटिंग को बहुत ही परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है। केन विलियमसन का फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उनकी कोई भी बैट्समैन ऊपर से रन नहीं बना पा रहा है। यही है कि इंग्लैंड की जो टीम इतनी हावी हो गई है न्यूजीलैंड के ऊपर कि मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड कोई गेम में है। आज सेकेंड डे में देख लिया 137 रन पे 7-8 विकेट हो गए न्यूजीलैंड के। किसी भी तरीके से जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही वन साइडेड, ऐसे हाल न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड में सोचिए, इंग्लैंड का होता तो फिर भी आप मान लीजिए कि आपको होम कंडीशन का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेल के दिखाई है। आप देख लीजिए, जो रूट का देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, 157 रन की पारी खेली है। आज आप उनको हैरी ब्रूक को देख लीजिए। आज मैं हैरी ब्रूक की इसलिए भी बात करूंगा कि इंग्लैंड क्रिकेट को एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा स्पेशल टैलेंट मिला है कि इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको एक ऐसा यंग क्रिकेटर मिला है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको टेस्ट क्रिकेट में डिब्यूट होने के लिए। आई थिंक उन्होंने 2022 में ही अभी टेस्ट क्रिकेट में डिब्यू किया था और 22-23 में ही उन्होंने वनडे में डिब्यूट किया था। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, इतना यंग टैलेंट इतना कम टाइम में इतना सक्सेसफुल हो जाए बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे टेस्ट क्रिकेट अगर वह हिस्ट्री में देखा जाए जिस तरीके से परफॉर्मेंस इतने कम मैचों में हैरी ब्रूक ने दिया है। उन्होंने मात्र आई थिंक 6 टेस्ट मैच खेले हैं। 6 टेस्ट मैच में उन्होंने 9 इनिंग खेली है मात्र, उसमें से 809 रन उन्होंने बना दिए, 89.86 की बैटिंग एवरेज। सोचिए टेस्ट क्रिकेट में 89 ऑलमोस्ट 90 की एवरेज से रन बनाना, ये दर्शाता है खिलाड़ी की क्वालिटी पे, खिलाड़ी की एबिलिटी पर कि कितनी एबिलिटी है उनमें। टेस्ट क्रिकेट में इतना एग्रेसिव खेलना इतना आसान नहीं होता रेड बॉल के अगेंस्ट में, क्योंकि क्या होता है इतना एग्रेसिव खेल करके भी आप अपने गेम को इतना आगे लेकर के जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मेन बात है। तो हैरी ब्रूक ने जो करके दिखाया इंग्लैंड को, मुझे लगता है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे लगता है अगर उन्होंने ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया तो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि हैरी ब्रूक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, मात्र 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 6 में से उन्होंने 9 इनिंग्स खेली हैं। आप 9 इनिंग्स 6 टेस्ट मैच मात्र मान लीजिए,
6 टेस्ट मैच में उन्होंने 4 सेंचुरी लगा दी हैं। अभी जो लास्ट उन्होंने पाकिस्तान जाके सीरीज खेली थी पाकिस्तान में, अवे होम, आप समझ लीजिए, आप होम कंडीशन में फिर भी मानते हैं, हर कंट्री मानती है कि होम कंडीशन में प्लेयर को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं, हर अलग अलग वेन्यू पे इतने क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कोई लीग वगैरह होती है, तो आपको कहीं ना कहीं होम कंडीशन का फ़ायदा मिलता है। आप उस कंडीशन के इतना यूज्ड टू होते हैं कि रेदर देन अदर टीम आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है उस सिचुएशन में। तो उनकी इस परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान में जाकर के दी है। उन्होंने 3 टेस्ट 3 सेंचुरी पाकिस्तान में लगाई हैं और 1 सेंचुरी आज उन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर के लगाई अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, वो भी अवे। मतलब 4 की 4 सेंचुरी उन्होंने होम में नहीं लगाई हैं, अवे द होम लगाई हैं ओवरसीज कंडीशन में। तो आप देख लीजिए उन्होंने मात्र 9 इनिंग खेली हैं, उसमें से 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो उन कहने के ओवरऑल अगर देखेंगे तो हर एक मैच में वो शतक लगा रहे हैं, मतलब बैक टू बैक 4 शतक लगाना इतना आसान नहीं है। और जो उनका बैटिंग एवरेज भी आप अगर देख लें, लगभग 90 का एवरेज है बैटिंग में। आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में इतना अपने 40-42 का एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है, 50 का एवरेज तो इतना अच्छा माना जाता है कि आप मतलब बहुत ही स्टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर इनके मात्र इतने टेस्ट मैच में आप जो इनकी एवरेज निकाल कर देखें कि लगभग 90 की एवरेज है, इवन आप हर मैच में आप लगभग 90 का स्कोर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। भले आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर बात करें या वनडे को लेकर बात करें, वनडे में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वनडे इतने मैच खेले नहीं उन्होंने, लेकिन वनडे में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन तो टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस देना एक अलग ही क्वालिटी को दर्शाता है, प्लेयर की एक अलग ही टैलेंट को दर्शाता है। जिस तरीके से हैरी ब्रूक ने परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है बैक टू बैक, आज ये मान लीजिए 157 आई थिंक जो रूट ने बनाए हैं, 187 उन्होंने बनाए हैं और बिल्कुल न्यूजीलैंड को बैक फुट में डाल कर रख दिया है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो हैरी ब्रूक की स्पेशल जो इनिंग्स देखने को मिली वो बहुत ही प्रभावित किया है लोगों को, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है हैरी ब्रूक ने और बहुत ही एक स्पेशल टैलेंट कहीं ना कहीं निकल के आया है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अगर लिहाज से देखा जाए। कहीं ना कहीं उनमें स्पेशल क्वालिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में इतना एग्रेसिवली रन, ठीक है आप अगर एग्रेसिव होकर के बैटिंग करते हैं तो कितनी देर आप बैटिंग करेंगे, क्योंकि आपके आउट होने के लिए सिर्फ मात्र एक गेंद की ज़रूरत होती है। अगर एक कोई ऐसी गेंद आ गई कि आपने उसमें अपना कंसंट्रेशन अगर खो दिया तो आपको एक ही गेंद में ही आपका पूरा गेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनकी आप गेम की रीडिंग देखिए, आपकी इतनी अच्छी समझ है टेस्ट क्रिकेट में, अपने आप को कैसे उन्होंने कैपिटलाइज किया है। बिल्कुल वनडे की तरीके से आप उनको गेम को चलाते हैं कि अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि स्कोर बोर्ड है ना वो एकदम वनडे की तरीके से स्पीड में लाते हैं। बिल्कुल 90 की एवरेज से रन बनाना है, कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्कुल ये एक्चुअली में ये वनडे की अच्छी एवरेज मानी जाती है। 90 की एवरेज मतलब इसको आप वनडे क्रिकेट में भी आप देखेंगे ना तो इतनी एवरेज वनडे क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छी है। टेस्ट में तो बहुत आगे जाके निकल जाएगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप की 50-51 की एवरेज है वो बहुत अच्छी एवरेज मानी जाती है, लेकिन आप 90 की एवरेज के लगभग रन बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इट मीन्स यू हैव वेरी स्पेशल क्वालिटी एंड यू आर लीडिंग फ्रॉम द फंड फ्रॉम योर टीम। और कहीं ना कहीं आपके कंट्रीब्यूशन से आपके टीम को बहुत ही मदद मिलेगी और मिल भी रही है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अब बिल्कुल बैक फुट पर ला कर रख दिया न्यूजीलैंड को। तो ये रही ओवरऑल परफॉर्मेंस ब्रूकलिन हैरी ब्रूक की। जो रूट एक अच्छे खिलाड़ी हैं भी, आपने देखा होगा पूरे मुझे लगता है 137 या कुछ गेम उन्होंने खेले हैं, ज़्यादा गेम नहीं खेले हैं। हालांकि इतने गेम टेस्ट क्रिकेट में बहुत होता है, बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। जो रूट में भी कैप्टेंसी कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो जो रूट तो अच्छे प्लेयर हैं ही टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी लंबे समय से खेल भी रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है वो हैरी ब्रूक लेकर के आ रही है कि इंग्लैंड को एक बहुत ही रेयर टैलेंट मिला है। और जो रूट तो स्ट्रॉन्ग साइड थे ही, मतलब बैकबोन बने हुए थे इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, लेकिन एक प्लेयर और उनको ऐसा मिल गया कि अब इंग्लैंड की जो टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आने लगी है। लेकिन ये तो रही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद में अगर और इंग्लैंड की तरफ से बात की जाए तो बॉलिंग में भी जेम्स एंडरसन को देख लीजिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं जेम्स एंडरसन। अभी भी उनकी एज 40 के आसपास हो गई है, लेकिन जो क्वालिटी उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट में दिखाई है थ्रू आउट द ईयर्स वो कभी भी डाउन नहीं हुई है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे खिलाड़ी फास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है फास्ट बॉलिंग में जो कैरियर होता है वो इतना, आपको फास्ट बॉलिंग अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो आपको बहुत सारी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी इंजरी, आपको फिटनेस हेल्थ
आप टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत सारे ओवर डालने पड़ते हैं। आपको ऐसे तो नहीं वनडे में आपको 10 या 8 ओवर, कब 10 ओवर से ज़्यादा आपको डालने नहीं पड़ते हैं। तो एक कहीं ना कहीं वहाँ पे एक लिमिटेड सिचुएशन रहती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको इतने सारे ओवर डालने पड़ते हैं, तो आपको फिटनेस को लेकर के, अपने गेम को लेकर के, अपने स्किल को लेकर के आपको बहुत ही स्टेबल रहना पड़ता है। अगर कंट्रीब्यूट करना है, टीम को परफॉर्मेंस देना है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी जो इंग्लैंड की तरफ से निकल के आई है। जेम्स एंडरसन ने ये साबित कर दिया है कि उनकी इतनी एज होने के बावजूद भी उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस लिहाज से अभी भी कंटिन्यू दे रहे हैं, किसी भी एंगल से भी इतनी एज होने के बावजूद ये नहीं लगाया जा रहा है कि जेम्स एंडरसन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो या उनका परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल इंग्लैंड क्रिकेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड नज़र में आ रही है। रही बात अब T20 वर्ल्ड कप की करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था, उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था और ऑस्ट्रेलिया सीधे फाइनल पहुंच गया है। इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट या अनलकी माना जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया अच्छा डोमिनेट करेगी। ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देना, इतना स्ट्रॉन्ग फाइट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि इंडिया ने करके दिखाया, इंडियन वुमेंस ने, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि एक मिस्टेक हो गई इंडिया की तरफ से, उन्होंने रन आउट का अगर थोड़ा सा और प्रयास कर लेते, थोड़ा अनकॉन्शियसनेस नज़र आया। अगर थोड़ा ये होता है एक्चुअली में, उस समय गेम की सिचुएशन के हिसाब से आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा हो कि ये रन आसानी से बन जाएगा और उन्होंने बैट की जो स्लाइड थी वो नहीं की। आपने देखा होगा सेम सिचुएशन जो इंडियन वुमेंस टीम के सेमीफाइनल में हुई थी, वो 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये घटना हुई थी। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी का जो रन आउट था वो बहुत टाइट था, कि महेंद्र सिंह धोनी खुद भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथलीट थे और जो मैच की सिचुएशन थी उस समय वो डिमांड भी कर रही थी कि महेंद्र धोनी को रन लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया वो मैच बहुत ही फंसा हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी ऑलरेडी दे रहे थे। लेकिन उस समय ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया, अगर महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी देर तक टिक गए, रविंद्र जडेजा ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी। मुझे तो ऐसा कभी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अकेले मैच को निकाल के रख देंगे, लेकिन जहाँ से MS धोनी का विकेट गया था तो कहीं ना कहीं इंडिया की सारी उम्मीदें टूट गई थी वर्ल्ड कप को लेकर के। तो एक ये अनफॉर्चुनेट भी कह लीजिए इंडिया की तरफ से, ऐसा कोइंसिडेंस कभी कभी हो जाता है क्रिकेट में, लाइफ में भी कई बार होता है। कि आप देख लीजिए 2019 का वर्ल्ड कप और ये 2023 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टीम अलग अलग थी, हालांकि टीम इंडिया ही थी, तो अनफॉर्चुनेट इंडिया को ही कहा जाएगा। MS धोनी और ये जो इंडिया के साथ हुआ, ये जो रन आउट हुआ वुमेंस, इंडियन वुमेंस टीम का, उन्होंने बिल्कुल सेम रन आउट हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का तो रन बहुत टाइट था, उन्होंने बैट स्लाइड भी किया था, उसके बाद भी थोड़ा सा एक मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की वजह से वो टीम क्रीज के अंदर नहीं जा पाए और वो रन आउट हो गया था। ऐसा इनके साथ तो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन सिचुएशन सेम थी कि इनका जो रन था, इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं आसानी से पूरा कर लेंगे, तो इन्हें एफर्ट थोड़ा सा ना डाउन कर दिया था। अगर जिस एफर्ट से आप रन की शुरुआत करते हैं, तो आपको सेम एफर्ट जब तक लगाना जब तक आप अपनी सेफली क्रीज पे नहीं पहुंच जाए। हालांकि थोड़ा सा अनकॉन्शियस नज़र आई, इस वजह से ये मिस्टेक हो गई। लेकिन ये क्रिकेट में आप ऑन द गिवन डे आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, आपका क्या माइंडसेट रहता है, उस पर डिपेंड करता है। बाद में तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बाद में तो बस यही बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ होनी थी वो उसी दिन होनी थी और उन्हीं पे डिपेंड करती थी कि आप मतलब कैसा कर सकते थे, कैसा नहीं कर सकते थे उन्हें। हालांकि वो रन आउट की वजह से पूरा टीम जो गेम था वो पूरा चेंज हो गया। टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई और प्रेशर इंडिया में आ गई और ऑस्ट्रेलिया जैसी अपोजिशन को, हालांकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलना इतना आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस टीम इतना ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, कई सारे टाइटल हैं उनके नाम। और कहीं ना कहीं इंडिया के दिमाग में एक ये भी चीज़ होगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग साइड को हम हरा रहे हैं, और हरा भी देती अगर वो रन आउट नहीं होता। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन अब वो लास्ट में वही प्रेशर क्रिएट हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना शिकंजा इतना कस लिया कि वुमेन्स टीम को हार नहीं पड़ा। खैर ये तो रही सेमीफाइनल के बाद। एक और सेमीफाइनल देखने को मिला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, तीनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ही
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को हराया और पहली बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फाइनल में पहुंचने का। ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। उनकी जो वुमेंस टीम है, हालांकि मेंस टीम ने ऐसा नहीं कर पाया कभी, बहुत ही अनलकी रहे हैं। कोई भी टाइटल अभी तक अगर आईसीसी इवेंट का देखा जाए तो अभी तक साउथ अफ्रीका के कोई भी नाम नहीं है, न तो वो मेंस के नाम है न तो वुमेंस के नाम है। तो ओवरऑल इस लिहाज से भी उनके लिए ये जो विन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था कल उनके लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच था ये इंग्लैंड जैसी टीम को हराना। क्योंकि आप जब होम कंडीशन में खेलते हैं तो सीरीज वगैरह की बात अलग होती है, लेकिन जब इतने बड़े इवेंट में खेलते हैं होम कंडीशन में तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो होता है आपको आपकी तरफ होता है, क्योंकि जब पूरा क्राउड होता है वो आपके सपोर्ट में होता है। क्राउड का प्रेशर रहता है, मीडिया का प्रेशर रहता है, कंट्री का प्रेशर रहता है और एक प्रेशर दिमाग में ये भी रहता है कि आपने कभी ये टाइटल नहीं जीता है तो उस टाइटल को भी आपको जीतना है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है मुझे लगता है वो होम टीम के पास ही रहता है, जो कि साउथ अफ्रीका थी। और ये T20 वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में ही हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका ने इस प्रेशर को जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, तो उन्होंने ऐसा लगा नहीं कि कभी प्रेशर में आए हों। उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर के सेमीफाइनल फाइनल में अपनी जगह बनाई। आपको पता होगा जैसे 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया में था, कितना प्रेशर था टीम इंडिया के लिए। सुबह मतलब मैच से पहले इतना प्रेशर बना दिया गया था मीडिया की तरफ से ओवरऑल कि भारत 28 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता है।